आइए भारत को पीछे छोड़ें। सनील कुमार गुप्ता दिल्ली की तिहाड़ जेल का साबिक जेलर है। गुप्ता ने 2019 में एक सहाफी सुनीतिरा चौधरी के साथ मिलकर ब्लैक वारंट के नाम से एक किताब लिखी। ये किताब इन कैदियों के बारे में है जिन्हें गुप्ता की निगरानी में तिहाड़ जेल में कैद रखा गया और फिर उसी जेल में उन्हें फांसी दी गई। इस किताब पर एक ड्रामा सीरियल बनाई गई है जो आजकल नेटफ्लिक्स पर बड़ी पॉपुलर है। गुप्ता की किताब ब्लैक वारंट को असल शोहरत मकबूल बट की वजह से मिली थी, लेकिन नेटफ्लिक्स पर नश्र होने वाली सीरियल में मकबूल बट का जिक्र बराए नाम है। वजह यही नजर आती है कि गुप्ता ने अपनी किताब में मकबूल बट के अयाम असीरी और फांसी के मुतालिक जो हकाइक बयान किए हैं उन्हें टीवी स्क्रीन पर उजागर करना भारतीय हुकूमत को नागवार गुजर सकता है, लिहाजा नेटफ्लिक्स पर सनील कुमार गुप्ता की किताब सेंसर कर दी गई। किताब में मकबूल बट और अफजल गुरु के बारे में दो अलहदा अबवाब मौजूद हैं। दोनों को फांसी के बाद तिहाड़ जेल में दफन किया गया। नेटफ्लिक्स पर मकबूल बट की फांसी तो दिखाई गई है, लेकिन दीगर तफसीलात गायब कर दी गई हैं, जबकि अफजल गुरु का तो जिक्र ही नहीं किया गया। अगर आपने सनील कुमार गुप्ता की किताब पढ़ रखी है तो आपको नेटफ्लिक्स पर ब्लैक वारंट के नाम से दिखाई जाने वाली सीरियल एक मजाक नजर आएगी। इस मजाक की वजह कारपोरेट मीडिया की मजबूरियां हैं। जो सच्चाई एक जेलर ने अपनी किताब में बयान की, इस सच्चाई को ड्रामे की सूरत में टीवी स्क्रीन पर दिखाना मुश्किल है। ये मुश्किल कहां नजर आ रही है? जी हां, ये मुश्किल दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भारत में नजर आ रही है। ये मसला सिर्फ भारत में नहीं है। मकबूल बट के जेल से लिखे गए खतूत पर मुश्तमिल किताब और शऊर फरदाह पर पाकिस्तान में 1998 से पाबंदी है। इस किताब में शामिल कोई एक खत भी रियासत पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। उन खतूत में पाकिस्तान के हुक्मरानों पर तनकीद है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम को कश्मीरियों का असल हामी और दोस्त करार दिया गया। इसके बावजूद इस किताब पर पाबंदी लगा दी गई। इस किताब में शामिल खतूत मोहम्मद सईद असद ने कई साल की कोशिशों से तलाश किए। ये खतूत पाकिस्तानी जेलों से भी लिखे गए और भारतीय जेल से भी लिखे गए। पाकिस्तान के हुक्मरानों को ये खतूत इसलिए नागवार गुजरे कि मकबूल बट साहिब ने बतौर सहाफ़ी और फिर बतौर एक सियासी कारकुन उन हुक्मरानों की मुनाफकत को बहुत करीब से देखा। मकबूल बट 1958 में BA के तालिब इल्म थे। जमाना तालिब इल्मी में भारतीय हुकूमत के खिलाफ सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेते थे, जिसके बाइस पुलिस उनको ढूंढती रहती थी। BA का इम्तिहान देकर वो आज़ाद कश्मीर आ गए और KH खुर्शीद के हमरा आज़ाद कश्मीर की सियासत में हिस्सा लेना शुरू किया। 1961 में उन्होंने आज़ाद कश्मीर में असिस्टेंट कमिश्नर का इम्तिहान पास किया, लेकिन सरकारी नौकरी करने की बजाय बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लिया और BD मेंबर बन गए। बाद अज़ां 1965 में उन्होंने अपने कुछ साथियों के हमरा महाज राय शुमारी कायम किया और मकबूजा कश्मीर को भारतीय तसल्लुत से आज़ाद कराने के लिए जिदोजहद का आगाज किया। इस तंजीम ने अपने अस्करी विंग को नेशनल लिबरेशन फ्रंट का नाम दिया और जून 1966 में मकबूल बट वापस मकबूजा कश्मीर चले गए। वहां कुछ अरसे के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 1968 में उन्हें मौत की सजा सुना दी गई, लेकिन मकबूल बट श्रीनगर जेल तोड़कर फरार हो गए। वो दिसंबर की सख्त सर्दी में बर्फानी पहाड़ों का सीना चाक करके वापस आज़ाद कश्मीर पहुंचे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मुजफ्फराबाद में उन्हें शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। KH खुर्शीद उस वक्त के फौजी डिक्टेटर जनरल अयूब खान के नाकदीन में शुमार होते थे और KH खुर्शीद के साथ मकबूल बट का ताल्लुक भी उनका जुर्म बन गया। जनरल अयूब खान के दौर में श्रीनगर जेल तोड़कर आज़ाद कश्मीर पहुंचने वाले मकबूल बट को भारतीय एजेंट करार देकर तशद्दुद किया गया तो कश्मीरियों में बेचैनी फैल गई। इस जमाने की अपोजिशन पहले ही जनरल अयूब खान के खिलाफ तहरीक चला रही थी। कश्मीरियों ने भी मकबूल बट के हक में मुजाहरे शुरू कर दिए, लिहाजा कुछ अरसे के बाद बट साहिब को रहा करना पड़ गया। पाकिस्तानी हुक्काम की हिरासत में होने वाले तशद्दुद के बावजूद मकबूल बट ने पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ कभी कोई एक लफ्ज अपनी जबान से नहीं निकाला।
رہائی کے بعد انہوں نے دوبارہ سیاسی سرگرمیاں شروع کر دیں، لیکن انہیں احساس تھا کہ مسئلہ کشمیر سیاسی سرگرمیوں سے حل نہیں ہوگا۔ وہ مسلح مزاحمت کو اپنا اخلاقی و قانونی حق سمجھتے تھے۔ دنیا میں مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے انہوں نے ایک بھارتی طیارہ ہائی جیک کرنے کا منصوبہ بنایا۔ منصوبے پر عمل درآمد میں خاصی تاخیر ہو گئی، تاہم 30 جنوری 1971 کو سری نگر سے جموں جانے والے ایک فوکر جہاز کو اغوا کر لیا گیا۔ 2 کشمیری ہائی جیکر ہاشم قریشی اور اشرف قریشی ایک کھلونا پستول کی مدد سے جہاز اغوا کر کے لاہور لے آئے۔ مقبول بٹ کا اصل مقصد صرف مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنا تھا۔ انہوں نے جہاز کے مسافروں کو نقصان پہنچائے بغیر رہا کر دیا اور جہاز کو نظر آتش کر دیا۔ اس وقت کے فوجی ڈکٹیٹر جنرل خان نے اس کارروائی کو بھارتی سازش قرار دے کر مقبول بٹ اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا۔ مقبول بٹ، ہاشم قریشی، اشرف قریشی، جی ایم لون، میر عبدالقیوم، میر عبدالمنان، عبدالخالق انصاری اور پیرزادہ غلام مصطفیٰ الوی پر لاہور کے شاہی قلعے میں جو ظلم و ستم ہوا، اس کی تفصیل یہاں بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ وہ تشدد تھا جس نے مقبول بٹ کے لب و لہجے میں پاکستان کے حکمرانوں کے بارے میں وہ تلخی پیدا کی جو ان کے کچھ خطوط میں نظر آتی ہے۔ کیمپ جیل لاہور سے 1973 میں لکھے گئے ایک خط میں مقبول بٹ نے عزرا میر کے نام لکھا کہ پاکستان کا حکمران ٹولہ ہمیں دشمن کا جاسوس کہتا ہے، حالانکہ یہ غدار حکمران ٹولہ جاسوسوں سے بھی بدتر ہے جس نے اپنے ہی عوام پر گولیاں برسائیں۔ پاکستان کے حکمرانوں نے سپریم کورٹ کے جج جسٹس یعقوب علی خان اور سندھ ہائی کورٹ کے جج جسٹس عبدالقادر شیخ پر مشتمل خصوصی عدالت بنائی جس میں مقبول بٹ اور ان کے ساتھیوں پر مقدمہ چلا۔ اس عدالت نے اپنے فیصلے میں محاذ رائے شماری اور کشمیر نیشنل لبریشن فرنٹ کو کشمیر کی آزادی کے لیے سرگرم تنظیمیں قرار دیا اور لکھا کہ یہ تنظیمیں بھارتی انٹیلیجنس نے نہیں بنائیں اور نہ ہی انہیں کوئی بیرونی امداد ملی۔ پاکستانی عدلیہ نے مقبول بٹ کو سرخرو کر دیا، لیکن 11 فروری 1984 کو تہاڑ جیل میں پھانسی پانے والا مقبول بٹ آج بھی پاکستان میں زیر عتاب ہے۔ سری نگر جیل سے 1968 میں ان کے فرار کی کہانی پر بھی پاکستان میں پابندی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے گزارش ہے کہ کم از کم پاکستان میں مقبول بٹ کی کتابوں پر تو پابندی ختم کریں اور بھارت کو پیچھے چھوڑ دیں۔ جہاں سنیل کمار گپتا کی کتاب بلیک وارنٹ کو نیٹ فلیکس نے ایک مذاق بنا دیا ہے۔